फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ क्लास 12th का 8th चैप्टर जो कि है बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, अगर बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस एंड रिजल्ट ऑन इट। अगर इसकी डेफिनेशन सही तरीके से समझी जाए तो बायोमैकेनिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक बायो और दूसरा मैकेनिक्स। बायो मीन्स बायोलॉजी, यानी हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं या वो किन किन तरह से वर्क करते हैं वो बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। दूसरा जो वर्ड है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो वर्ड है वो आया है फिजिक्स से। मैकेनिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, यानी हमारी बॉडी किस एंगल पर रोटेट हो रही है, किस एंगल पर मूवमेंट कर रही है, या हम जब किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हैं तो वो किस मूवमेंट पर या किस एंगल पर अगर हम थ्रो करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचेगा। तो इनके बारे में, यानी हमारी बॉडी का मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करना ही बायोमैकेनिक्स कहलाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स की। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स जानना बहुत ज़रूरी है और इससे फिजिक्स के एप्लीकेशंस को स्पोर्ट्स में कैसे इन्वॉल्व करके ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल प्रिंसिपल्स, मोशन, मोमेंटम, फ्रिक्शन, ये सभी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं और इनका फिजिक्स के ज़रिए ही हम जान सकते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का और किस सही टाइम पे और किस एंगल से यूज़ करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। दोस्तों, सबसे पहला आता है इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। परफॉर्मेंस इंक्रीज या इम्प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स पर्सन किन किन टेक्निक का यूज़ कर रहा है और वो किन एंगल से, और अगर वो जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो या फिर शॉट पुट वगैरह यूज़ कर रहा है, अगर उसमें परफॉर्मेंस इंक्रीज़ की बात करें तो हमें जानना होगा कि वो किन एंगल्स का यूज़ कर रहा है और फिजिक्स के हिसाब से किस एंगल का यूज़ करना चाहिए। और फिजिक्स के हिसाब से हम उस एंगल्स को, यानी उन एंगल्स को इम्प्रूव करके या फिर डिक्रीज़ करके ये पता कर सकते हैं कि उसने राइट एंगल कौन सा यूज़ करना है। इससे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। दूसरा है दोस्तों प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज। तो प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि स्पोर्ट्स पर्सन, अगर हम लॉन्ग जंप, हाई जंप की बात करें तो इंजरीज होने के चांसेस वैसे तो सारे गेम में होते हैं, पर लॉन्ग जंप और हाई जंप में एंकल ट्विस्ट और शोल्डर डिसलोकेशन जैसी बहुत सी इंजरीज हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हाई जंप और लॉन्ग जंप का ले रहे हैं। तो हाई जंप और लॉन्ग जंप में हमने सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है, जब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन खेलना स्टार्ट करता है तो जब वो फर्स्ट टाइम जंप लेता है तो कहीं ना कहीं उसको एक इंजरीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे प्रॉपर जब वो लैंडिंग करता है तो उसे पता नहीं होता है कि किस तरीके से लैंड करना है और धीरे 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 वो इन लॉज को यूज़ करके प्रॉपर लैंडिंग सीख जाता है और इंजरीज से बचता है। तो यही बायोमैकेनिक्स का इम्पोर्टेंस भी है दोस्तों। इसके अलावा और भी ऐसे इम्पोर्टेंस है जिनके ज़रिए फिजिक्स के एप्लीकेशन से स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जैसे है इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग, इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक, इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी, इम्प्रूवमेंट इन द इक्विपमेंट्स। जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, इनको सही करने के और यूज़ करने का जो तरीका है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनके प्रीवियस चैप्टर के बारे में जान लेना है, यानी वो किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट में हमारे पास 6 टाइप्स के मूवमेंट है, वो है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन,
एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन और सर्कमडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बारे में। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मीन्स है दो बॉडी पार्ट के बीच में हमारे एंगल का डिक्रीज होना या इंक्रीज होना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्शन की। तो फ्लेक्शन जो है वो दो बॉडी पार्टों के बीच में डिक्रीज यानी एंगल का डिक्रीज होना जो कहलाता है वो कहलाता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन जो है एल्बो का यानी हमारा जो एंगल है बिटवीन यानी अल्ना और ह्यूमरस, अल्ना और ह्यूमरस के बीच में एंगल्स का डिक्रीज होना कहलाता है फ्लेक्शन। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। तो एक्सटेंशन वो मूवमेंट है जो हमारे बॉडी पार्ट को के बीच में जो एंगल है उसको बढ़ाता है यानी इंक्रीज़ करता है। यानी हमारा हाथ हमारे दो बॉडी पार्ट से दूर की ओर को जाएगा तो वो एक्सटेंशन कहलाएगा, यानी उसका एंगल बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एबडक्शन की। तो एबडक्शन वो मूवमेंट है जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन होता है, यानी हमारी जो मिड लाइन है, बॉडी का जो मिड लाइन है उससे अगर हमारा हाथ या हमारी बॉडी का पार्ट दूर की ओर को जाता है तो वो एबडक्शन कहलाएगा। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग वही हाथ को फिर से मिड लाइन की ओर को लेके आते हैं तो वो एडक्शन कहलाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों रोटेशन की। तो रोटेशन हमारी नेक को राइट साइड और लेफ़्ट साइड लेके जाना रोटेशन कहलाएगा। ऐसे ही हमारे पैरों का है, अगर हम पैरों को हम लोग अपना राइट साइड टर्न करते हैं और लेफ़्ट साइड टर्न करते हैं तो वो राइट साइड रोटेशन और लेफ़्ट साइड रोटेशन में आएगा। अब बात करें दोस्तों सर्कमडक्शन की। तो सर्कमडक्शन हमारे हाथ को सीधा रखने के बाद गोल घुमाना यानी एक ज़ीरो बनाना सर्कमडक्शन कहलाएगा। अगर हम अपनी ह्यूमरस बोन को ऊपर उठाएं और अल्ना और ह्यूमरस को सीधे ले जाकर एक ज़ीरो बनाएं बड़ा सा तो वो सर्कमडक्शन कहलाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स के बारे में। तो न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, ये सभी को पता है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड थर्ड लॉ है लॉ ऑफ रिएक्शन। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। दोस्तों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, the body at rest or in uniform motion in a straight line will continue to remain in its state or rest or motion unless until some external force is applied to change its state। यानी दोस्तों एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में ही रहेगी या गतिशील वस्तु तब तक गतिशील अवस्था में ही गति करेगी जब तक का उसमें कोई बाहरी शक्ति ना लगाई जाए। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जो रोविंग है और स्टार्ट लेना है, रोमन रेंग्स हैं, स्प्रिंट स्टार्ट है, हैमर थ्रो है, कुश्ती है और भी ऐसे गेम्स हैं जिनमें मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यह तब तक मूवमेंट की अवस्था में ही रहेंगे जब तक इसमें कोई भी चीज़ या कोई बाहरी वस्तु इसे आकर रोक नहीं देती है। बाहरी शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो सकती है, खेल के मैदान का सरफेस हो सकता है और दूसरे खिलाड़ी का जो यानी पर्टिकुलर रक्षात्मक जो खिलाड़ी बोला जाए यानी जो मूवमेंट लगाए उसको रोकने के लिए, या फिर किसी गाड़ी में ब्रेक लगाना उसे रोकने के लिए। अगर ये नहीं किया जाएगा तो लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग वो चलती ही रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए दोस्तों।
अब बात करते हैं दोस्तों न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशंस की, यानी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम of an object is directly proportional to the applied force and inversely proportional to its mass। यानी किसी वस्तु में मूवमेंट में परिवर्तन उसके द्वारा उत्पन्न फोर्स के समानुपाती और उसके मास के विपरीत क्रम में समानुपाती होती है। इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। यदि दो समान शक्तियाँ यानी दो फोर्स अलग अलग मास वाली ऑब्जेक्ट पर लगाया जाए तो डेफिनेटली जिसका मास कम है वो, यानी उसमें जो फोर्स लगेगा और जो उसका मोमेंटम होगा, मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मूवमेंट कम होगा। जैसे हैमर थ्रो में जो थ्रोअर अधिक शक्तिशाली है, यानी जिस थ्रोअर में अधिक शक्ति है वह 12 पाउंड से हैमर अधिक दूरी पर फेंक देगा, और वो 16 पाउंड को फेंकने के लिए उसमें ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी। ऐसे ही फुटबॉल के खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी को धीमा कर सकने के लिए, यानी रोकने के लिए उसकी दिशा को उल्टा करना पड़ेगा, यानी उसकी दिशा पे उससे अधिक बल लगाना पड़ेगा, इसलिए वो रुकेगा। और ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसकी, यानी उसके ऊपर शक्ति लगाने के बाद उसकी दिशा में परिवर्तन कर सके। तो यही तो है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, यानी लॉ ऑफ रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। यानी इसके तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि अगर हम बात करें एक मेढक की, तो वो पानी में अपने पैरों को पीछे की ओर को मारता है और अपना आगे की ओर को जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ का है। जैसे कि एक पक्षी हवा में अपने पंख को फड़फड़ाता है और फड़फड़ाने के बाद वो हवा में उड़ता रहता है, क्योंकि उसके जो पंख हैं वो नीचे की ओर को मूवमेंट करते हैं और उसको ऊपर की ओर को मूवमेंट करने पर जोर देते हैं। इसी की वजह से मेढक पानी में आगे की ओर को तैरता है और पक्षी हवा में उड़ सकते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, बंदूक से जब हम फायर करते हैं तो फायर करते टाइम जो बुलेट है वो आगे की ओर को जाती है और हमें हमारे हाथों में पीछे की ओर को पुश करती है और झटका महसूस होता है। तो यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये तो था दोस्तों चैप्टर नंबर 8 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। जल्द लेके आऊँगा न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ। तब तक का घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।